वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी डॉक्टर बदरुन्निसा, हम डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जी तो वो ज़्यादातर इस तरफ जा रही होती हैं कि बस कुकिंग का इतना टाइम नहीं मिलता कि एक शॉर्ट टाइम के अंदर बस फ़ौरन से पैक की हुई चीज़ें या ऑलरेडी फ्रीज़ की हुई चीज़ें फ्राई करके दे दी, तो वो कितनी नुकसानदेह हैं बच्चों के लिए? जी, बिल्कुल उनके लिए डिफ़िकल्ट तो होता है वर्किंग मदर कि उनके लिए जॉब भी करनी होती है, घर भी देखना होता है, बच्चों को देखना होता है और बच्चों की एजुकेशन को भी देखना होता है। तो उसके लिए टाइम थोड़ा सेट करना होता है। उसमें देखिए सिर्फ एक मदर अकेली कुछ नहीं कर सकती। अगर वो सिंगल फैमिली, जैसे अगर जस्ट हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, तो फिर दोनों को कोऑपरेट करना पड़ता है। अगर जॉइंट फैमिली है तो वहाँ तो इतना इशू नहीं होता, तो कोई ना कोई ज़ाहिर है डाइट का ख्याल कर लेता है। बट जहाँ अगर सिर्फ पेरेंट्स हैं, तो जब तक उन अगर दोनों आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो एक ज़ाहिर है अगर फादर भी जॉब कर रहे हैं, मदर भी जॉब कर रही है, तो दोनों के कोऑपरेशन से ये हो सकता है कि खाना, ज़ाहिर है अगर सुबह को मदर जॉब पे जा रही है तो समटाइम्स ये कुछ औरतें रात को ही बना के रख लेती हैं कि जी यूज़ करेंगे हम। बट कुछ जगह पे ये होता है कि जी फ्रेश खाना ही खाना है। तो कुछ जो फैमिलीज़ में होता है, स्पेशली जो मर्द होते हैं, वो तो कहते हैं फ्रेश खाना चाहिए, या बच्चे रखा हुआ खाना नहीं खाते। तो पैकेट से बेहतर है कि घर का ही अगर रख लें हम, फ्रिज में रख दें खाना, अगर रात को बना लिया कल लंच में दे दिया, तो वो एक्सेप्टेबल है एज़ कम्पेयर टू जंक फूड से। कि अगर जंक फूड हम कहें या पैकेट्स वाला, जो क्योंकि उसमें देखें घर का खाना जो साफ़ सुथरा भी होता है और बाहर के खाने में हमें नहीं पता कि क्या मिला होता है। और जंक फूड से स्पेशली अगर बच्चों को भूख लगी है, जैसे चिप्स का पैकेट, वो उनमें सिंथेटिक फूड डाइस होती है, जैसे जूसेस में, चिप्स में, वो ज़्यादातर बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो उससे बच्चों की एक तो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ज़्यादातर, और उनकी जो है बिहेवियर इश्यूज़ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेंटेन करना तो ज़ाहिर है वो कोऑपरेशन से होता है। अगर मदर जॉब कर रही है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, बट उनको कोशिश करनी होती है, ज़ाहिर है ओके, मैनेज कर लेना मैनेज चाहिए उस करना चीज़ को। पड़ता है। जी ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, एक बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ता है अगर बच्चा ज़्यादा टाइम जो है वो टीवी और मोबाइल को दे रहा है? जी, बहुत फ़र्क पड़ता है हृदय से। एक तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा पूरे दिन में कितने आवर्स टीवी देखता है, या स्क्रीन मोबाइल है या आईपैड है, कितने आवर्स यूज़ कर रहा है। अगर वो मोर देन 2 आवर्स यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली उसके दिमाग पे असर पड़ता है और बिहेवियर पे भी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर स्क्रीन तो वो देख रहा है, बट उसमें प्रोग्राम्स किस किस्म के देख रहा है, ज़्यादातर वो कार्टून्स देख रहा है, फिल्में देख रहा है, वीडियो गेम्स देख रहा है, तो उस हिसाब से उसके माइंड पे इफेक्ट होता है। एक बच्चा अगर देख रहा है कार्टून्स, फाइटिंग वाले कार्टून्स यूजुअली देखते हैं, तो उनका फाइटिंग की तरफ उनका एटीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, तो हर चीज़ पे फाइट करते हैं वो। बाकी जंक फूड जैसे हमने बात की कि अगर ज़्यादातर वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो जंक फूड एक तो उनमें कार्बोहाइड्रेट होती है ज़ाहिर है, और अब प्रोटीन तो होती नहीं है ना, विटामिन्स वगैरह जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो एक तो ओवरवेट बच्चे बहुत हो जाते हैं, इससे ओवरवेट का बहुत इशू होता है इनमें। बिल्कुल। और लेज़ी हो जाते बच्चे, बैठे होते हैं स्क्रीन के सामने, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो उसमें थोड़ा सेल्फ एस्टीम का बहुत लो सेल्फ एस्टीम का फ़र्क आता है बच्चों पे। तो नीचे नहीं जाना चाहते, या घर से बाहर के फिजिकल एक्टिविटी जी हम थक जाते हैं, या बच्चे उनको टीज़ कर रहे होते हैं बिल्कुल, ओवरवेट की मैं वजह यही से। पूछना चाह रही थी कि सोशल डेवलपमेंट कितना इफेक्ट करती है, क्योंकि बच्चे पे घर वालों को इतना टाइम नहीं दे रहे, पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं दे जी, रहे, बाहर इतना ज़्यादा खेलने नहीं जा रहे, फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे रहे, तो सोशल लाइफ कितनी डिस्टर्ब होती है इस वजह सोशल से? लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर ओवरवेट होता है बच्चे, तो वो और अवॉइड करते हैं खेलने से, कि फिजिकली एक्टिविटीज नहीं करना चाहते, थक जाते हैं वो, थोड़ा सा खेलते कहते हैं हम थक गए, तो वो ज़्यादा चाहते हैं कि हम स्क्रीन के सामने बैठे, स्क्रीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो वालिदैन को चाहिए बेसिकली, अगर इंडोर गेम्स भी हैं तो बच्चों को थोड़ा टाइम दें उनके पास, अगर 5 मिनट्स भी हैं, 10 मिनट्स भी हैं, तो उनको एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ कराए। बजाय समटाइम्स ये होता है कि जी पेरेंट्स अगर आ गए घर पे, फादर भी आ गए, तो जी मोबाइल पकड़ लिया, ये ले जी चुप करवाने के लिए कि ये मोबाइल पकड़ लें, आईपैड पकड़ लें, तो उससे बच्चे की इंटरेस्ट और उस चीज़ में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बहुत इफेक्ट होता है उनके दिमाग पे, बिहेवियर पे। स्क्रीन टाइम जो होता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस बहुत हो जाती है, इससे बच्चों को हेडेक की कंप्लेन हो जाती है। और स्पेशली वो बच्चे जो मोबाइल और आईपैड यूज़ करते हैं, उनको नेक पेन की बहुत कंप्लेन होती है, क्योंकि हर वक्त वो उनकी नेक फ्लैक्स होती है। एज़ कम्पेटिव अगर टीवी की आप बात करेंगे तो डिस्टेंस होता है, मगर आईपैड और मोबाइल में डिस्टेंस नहीं होता, तो उनको नेक पेन, शोल्डर पेन, और अर्ली एज में उनको बैक एक स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आईसाइट वीक हो जाती हैं और ऑब्वियसली, लेकिन पेरेंट्स अपना टाइम बचाने के लिए कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं जी बच्चे, तो मोबाइल की तरफ उनको लगा देते हैं, लेकिन उनके लिए काफ़ी डेंजरस है ये। जी। जी। अच्छा डॉक्टर आतिफ, आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या बच्चा एडीएचडी के साथ ही पैदा होता है या बाद में इन्वायरमेंटल उसको जो है वो डिजीज़ मिल जाती है? साइकोपैथोलॉजी है, उसमें जेनेटिक्स का रोल है, इन्वायरमेंट का रोल है, और
بایولوجی جو برین کی اوور آل گروتھ ہے. زیادہ کس کا رول ہے؟ دیکھیے زیادہ رول جو ہے دونوں چیزیں ہیں. اس پہ ڈبیٹ آج تک چل رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ پہ نیچر اور نرچر کا جو کانسیپٹ ہے, نیچر از دی جینیٹکس اور نرچر از دا انوائرمنٹ. تو دونوں کا اصل میں آپ کی باڈی کی اور مائنڈ کی دونوں کی گروتھ پہ دونوں کا افیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں یہ تو ڈبیٹیبل چیزیں ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ انوائرمنٹ کا جو ہے نرچرنگ کا بالکل ایفیکٹ ہوتا ہے, جو کہ پازیٹیو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے اور نیگیٹیو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر بچے کی انوائرمنٹ اچھی ہوگی, فرینڈلی انوائرمنٹ ہوگا, جیسے ابھی آپ نے ڈاکٹر بدر کے ساتھ ذکر کیا کہ بچے کے سوشلائزیشن, تو سوشلائزیشن جو ہے نا ہماری ڈیولپمنٹ کا وہ کمپوننٹ ہے جو کہ اوور آل باڈی کی اور برین کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے بیہیویئر کو بھی پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اگر آپ کا بیہیویئر اگر اچھا ہوگا تو الٹیمیٹلی اس کی سوشلائزیشن اچھی ہوگی, کیونکہ بیڈ بیہیویئر کے ساتھ کوئی بھی ہوگا, کوئی بھی کے ساتھ بات کرنا یا کھیلنا پسند نہیں کرے گا. تو بچے کے اندر اگر اوورٹلی اگر ایب نارمل بیہیویئر ہے تو دوسرے بچے بھی اس کو بلنگ بھی کریں گے, اس کا مذاق بھی اڑائیں گے, تو جو ایک طرح کا مزید اس کے لیے پرابلم پیدا کرتا ہے. پھر وہ جو اس کی ایک پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, جو کھیل کود میں جو بچہ حصہ لیتا ہے وہ بھی پھر نہیں لے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گراؤنڈ میں جاؤں گا تو جیسے ڈاکٹر بدر نے کہا اگر اوبیسٹی اگر اس کی ہے تو بچے اس کا مذاق اڑائیں گے, تو اس کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کریں گے. اور بہت ساری گیمز ایسی ہیں جس میں اگر اوور ویٹ ہے تو اس میں وہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا اور وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. تو اس لحاظ سے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور اوور آل جو ہے آپ کی انوائرمنٹ, آپ کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اس کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اچھا یہ بتائیے کہ کیا عمر کے ساتھ یہ اور زیادہ بدتر سے بدترین ہوتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے بچے کی ایج گرو ہوتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کا ڈیٹا کی ایک بات کروں گا کہ عام طور پہ 50% جو ہوتے ہیں بچوں کے اندر بیہیویئر پرابلم وہ 14 ایج سے پہلے ہوتے ہیں. 50% بیہیویئر ایشوز چاہے وہ ADHD کی وجہ سے ہوں, چاہے وہ آٹزم کی وجہ سے ہوں, چاہے وہ کنڈکٹ ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوں, چاہے وہ OD اپوزیشنل ڈیفینٹ ڈس آرڈر کی وجہ سے ہوں. تو کوئی بھی اگر ڈس آرڈر جس کی وجہ سے بچے کے اندر اب نارمل بیہیویئر آ رہا ہے تو وہ عام طور پہ 14 ایئرس سے پہلے 50% بچوں میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور جیسے جیسے بچہ گرو کرتا ہے, بچہ بڑا ہوتا ہے, تو عام طور پہ شروع میں اگر بچہ, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر 3 سال کا بچہ ہے, 4 سال کا بچہ ہے, وہ اگر اگریسو ہو رہا ہے تو پیرنٹس کو یہی امید ہوتی ہے کہ جیسے جیسے بچہ گرو کرے گا تو اس کے اندر بہتری آ جائے گی. تو نارملی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر بچے کے اندر ADHD کے علامات ہیں تو جیسے جیسے بچہ گرو کرے گا اس کی جو ایکٹیویٹی جیسے جیسے عمر بڑھے گی تو اس میں اب نارمل بیہیویئر کا کمپوننٹ ایڈ ہوتا جائے گا. اور پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ پھر وہ اپنے پیرنٹس کے یا اپنے کیئر گیور کے لیے تو ایک پرابلم کرتا ہے, پھر وہ سوسائٹی کے لیے بھی عام طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. پھر اس کی جو سے میں نے بھی سوشلائزیشن کی بات کی, پھر اس کی سوشلائزیشن سے اچھی نہیں ہوتی. پھر بچہ اگر باہر جانا بھی پسند نہیں کرتا, اس کو پتہ ہے میں باہر جاؤں گا تو میرے ساتھ بچے جو میرا مذاق اڑائیں گے, میرے سے بلنگ ہوگا, اور بلنگ اٹ سیلف بہت بیڈ ہوتا ہے. کسی کے بیہیویئر کو جو ہے نارمل کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول اس کا ہوتا ہے, اور اس بلنگ کا بڑا بیڈ ایفیکٹ آتا ہے بیہیویئر کی ٹریٹمنٹ کے لیے. جی اوکے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر بدرالنساء آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مدرس کی زیادہ تر کمپلینٹس یہی ہوتی ہیں کہ بچے ہماری بات کو پراپر سنتے نہیں ہیں, تو وہ بچے جو بالکل بھی پراپر وے میں اپنی مدرس کی بات کو نہیں سنتے تو ان کو کس طریقے سے قابو میں کیا جا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ کار ہے ایسا؟ جی اچھا, ایک تو ADHD کی ہم نے جب اس سے بات کی تو وہ بچے تو بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ان کو تو ٹریٹمنٹ کے بغیر آپ ایسا کوئی نہیں ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے سائن سمٹمس اس پہ ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو کاؤنسلنگ. ایک بات کروں گی کہ کیا چینج ہوتا ہے, لائک سمٹمس تو کافی حد تک دونوں بچوں کے سیم ہی ہوتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ ADHD کا تو طریقہ کار ہی الگ ہے کہ ان کو الگ طریقے سے ٹریٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں بیسیکلی. اس میں زیادہ اگر جو ADHD کا بچہ ہوتا ہے تو ظاہر اس میں سمٹمس ہوتے ہیں تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ویسے وہ دیکھیں نیچرل ہر بچہ شرارتی ہوتا ہے, بات نہیں سنتا. اکثر مدرس کو کمپلین ہوتی ہے کہ بچہ بات نہیں سنتا. اب یہ دیکھیں کتنی حد تک ADHD تو دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک دفعہ بچہ کا کہنا نہیں مان رہا یا صرف گھر میں, تو اس کو ہم ADHD ڈائگنوز بیسیکلی نہیں کرتے. اس میں تو اگر بچہ اسکول بھی جا رہا ہے تو اسکول سے بھی کمپلینس آتی ہے کہ بچہ اٹینشن نہیں دے
ले रहा है और हाइपर एक्टिव होता है। तो बाकी नेचुरली बच्चे तो सारे शरारती होते हैं, कहना नहीं मानता। अगर मदर को लगे कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही तो ज़ाहिर है फिर डॉक्टर के साथ रिजू करेंगे। अगर हम जो बात कर रहे हैं वो एक नॉर्मल बच्चे की ADHD के, तो उनमें ये है कि बच्चा अगर ज़िद कर रहा है तो देखना है किस चीज़ पे ज़िद कर रहा है। वो खाने पीने पे ज़्यादा ज़िद कर रहा है अगर, या टॉयज़ के लिए ज़्यादा ज़िद कर रहा होता है, तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, बजाय कि अगर उनको बच्चे को डांटें या मारने से बच्चा कभी भी नहीं सुनता और बल्कि बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। तो इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरेंट्स को खुद पॉजिटिव होना पड़ता है और क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए बच्चे को। हर चीज़ पे जो हम क्रिटिसाइज़ करते हैं आपने ये किया, उससे बच्चे में ज़िद और आ जाता है, ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है और बात नहीं सुनता। और वही चीज़ अगर उनको समझाएं प्यार से और 30 मिनट्स 20 मिनट्स प्यार से समझें तो बच्चा जल्दी बात समझ जाता है। दूसरा तरीका होता है, देखिए एकदम से अगर 1 घंटा आधा घंटा बैठ के बच्चे को अगर हम लेक्चर देंगे तो कभी भी नहीं सुनेगा वो। अक्सर ये होता है कि हम आज बच्चों को ये बात समझाने जा रहे हैं तो लेक्चर बच्चा कभी भी नहीं सुनेगा। उसके लिए डिफरेंट टाइमिंग होती है, जैसे पूरे दिन में बच्चा जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बच्चे को हम खाना खिला रहे हैं या बच्चे के कपड़े चेंज कर रहे हैं या स्लीप टाइम, स्पेशली जो स्लीप टाइम होता है वो स्टोरी टाइम, जैसे कहते हैं कि जी स्टोरी सुनाएं बच्चे को, तो कोई ना कोई स्टोरी चूज़ कर लिया करें। आज हम अपने माइंड में रखें कि आज हमें बच्चे को ये स्टोरी सुनानी है, वो रिलेटेड अगर करें टॉपिक से, आज बच्चे ने किस चीज़ पे ज़िद की है तो वो चाहे हमें इमेजिनरी कोई स्टोरी क्यों सुनानी पड़े बच्चे को, तो उस टाइम में वो बेस्ट टाइम होता है अगर बच्चे को इस चीज़ के लिए समझाया जाए कि जो उसकी ज़िद है किसी भी चीज़ के लिए, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा समझ में आ जाती है। या फॉर सपोज़ कभी मार्केट्स जाने के लिए मदर्स को कंप्लेन होती है, बच्चा बहुत ज़िद करता है कि मार्केट अगर बच्चा गया, देखिए बच्चे की तो ये होती है ख्वाहिश, जितनी भी शॉप पे चीज़ें पड़ी वो सारी हम मुझे दे दी जाए। तो उसके लिए मैं ये एडवाइस ज़रूर दूँगी उन मदर्स को, स्पेशली जो मार्केट के लिए परेशान होती है, जब जाने से पहले बच्चे को थोड़ी सी काउंसलिंग ज़रूर कर ले, बच्चे के माइंड में ये चीज़ डाल दे कि आप उनसे पूछें उनकी डिमांड क्या है, या अगर मार्केट जाएगा तो उसको क्या चाहिए। तो अच्छा एक चीज़ आप लीजिएगा, हर चीज़ पे आप ज़िद नहीं कर लीजिएगा, तो वो बच्चे के माइंड पे काफ़ी असर होता है। मार्केट में जाके इतना तंग नहीं करते एज़ कम्पेयर टू अगर आप उनको बिल्कुल भी कोई काउंसलिंग ना करें और लेके जाए, बच्चा बहुत तंग करता है। मगर प्यार से समझाने से बच्चे समझ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी आपने टिप्स बताई हैं। इवन जो स्टोरी टाइम का है वो बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि करंट सिचुएशन से रिलेटेड आप बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि उनको वो स्टोरी सुनाएं जिसमें उनको लेसन मिले कोई ना कोई, जी तो बच्चे उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, स्टोरी से खुद को रिलेट करेंगे, कोलेट करेंगे किस तरह के किस चीज़ पे ज़्यादातर बच्चा ज़िद कर रहा है, तो उस हिसाब से उसको स्टोरी सुनानी पड़ती है। और ये अगर खाने की, जैसे आपने पहले क्वेश्चन किया डाइट का, तो मैं ये कहूँगी कि अगर जब आप घर का मेन्यू बना रहे हैं तो उसमें बच्चे को इन्वॉल्व करें और बच्चे से पूछें कि आपकी पसंद की कौन सी डिश बनानी चाहिए, मैं क्या खाएंगे, आप क्या खाना पसंद कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे खुश होते हैं। तो उसमें ये मोटिवेशन हमारी जो होती है बच्चे को खाने की कि ताकि वो घर का खाना खाए, तो उसमें थोड़ा सा उस की तरफ ज़रूर आएगा, जंक फूड को छोड़ना शुरू करेगा स्लो, क्योंकि एकदम से तो वो नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आतिफ, आपसे पूछना चाहूँगी कि वो ADHD के साथ जो बच्चे जो ADHD के पेशेंट्स हैं तो उनको कौन से खाने से परहेज़ करना चाहिए? जैसे कि डॉक्टर बदरुन्निसा ने बताया था कि डाइट का एक मेन रोल है इसमें, तो ऐसे कौन से खाने हैं जिससे इन बच्चों को परहेज़ करना चाहिए? देखिए परहेज़ करने का तो डॉक्टर बदर ने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया, जिसमें जंक फूड को है, अवॉइड करें, बेवरेजेस है, टिन फूड है या फूड एडिक्टिव के साथ जी है। डॉक्टर आतिफ, ब्रेक का टाइम हो गया है, हम ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।